नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की सभी खबरें दिखाएंगे। वो खबरें भी होंगी जो आपके काम की होंगी, साथ ही फेक न्यूज से बचाने वाली हमारी खास खबरें होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबर। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 की मेजबानी करेगा भारत। शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, नेशनल हाइड्रोजन पोर्टल की करेंगे शुरुआत। कैप्टन सरकार ने आज बुलाया एक दिन का विधानसभा सत्र, तमाम विधायकों को हर हाल में मौजूद रहने के दिए निर्देश। सिद्धू ने कहा, एक दिन के विधानसभा सत्र से पंजाब के लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। आज से शुरू होगी आरएसएस की 2 दिवसीय सामान्य अनौपचारिक समन्वय बैठक। 5 राज्यों में चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। असम मिजोरम सीमा पर फिर हिंसा की खबरें। मिजोरम सरकार ने दर्ज करवाई एफआईआर। असम पुलिस पर एक शख्स को किडनैप करने का लगाया आरोप। अनिल देशमुख की लीगल टीम में शामिल वकील आनंद डागा को दिल्ली पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया। डागा कोर्ट में फाइल करेंगे बेल एप्लीकेशन। बुधवार को गिरफ्तार हुए थे आनंद डागा। टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। 40 साल के सिद्धार्थ का हार्ट अटैक से कपूर अस्पताल में निधन। एक्टर की मौत के बाद दुख में फैंस। रात को कपूर अस्पताल में ही रहा सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर। 11 बजे परिवार को सौंपा जाएगा शव। आज होगा अंतिम संस्कार। अभी तक नहीं जारी हुआ सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मुंबई पुलिस जारी कर सकती है आधिकारिक बयान। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से शौक में बॉलीवुड, सितारों ने जताया शोक। सलमान ने कहा, तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। माधुरी दीक्षित ने ट्विटर पर लिखा, विश्वास नहीं हो रहा। सिद्धार्थ की खास दोस्त शहनाज गिल के पिता का बयान आया। कहा, शहनाज की हालत ठीक नहीं है, बेटा शहनाज के पास गया है, मैं भी जल्द उसके पास जाने वाला हूं। आज तालिबान कर सकता है अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान। सूत्रों ने बताया, जुमे की नमाज के बाद सरकार का हो सकता है ऐलान। मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा बन सकते हैं सुप्रीम लीडर। अगले 48 घंटे में फिर से ऑपरेशनल हो जाएगा काबुल एयरपोर्ट। तालिबान ने कहा, वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ लोगों को ट्रैवल करने की आजादी। चीन की मदद से चलेगी तालिबान सरकार। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, वन बेल्ट वन रोड के तहत प्राचीन सिल्क रूट को रिवाइव करेगा। चीन अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल मार्केट का द्वार बनेगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन की अटकलों के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बनने जा रही है, इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। हमारा सबसे खास उद्देश्य यही है कि अफगानिस्तान की जमीन का किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं हो। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, जो वहां से निकलना चाहते हैं हम उन्हें जरूर निकालेंगे। कितने लोग फंसे हैं यह कहना मुश्किल। इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में पहली पारी में भारत 191 रन पर सिमटा। बुमराह उम्मेद ने इंग्लिश टॉप ऑर्डर को किया परेशान। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 53 रन। पहली पारी में जमकर चला शार्दुल ठाकुर का बल्ला। 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 35 गेंदों पर बनाए 57 रन। टेस्ट मैचों में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए ठाकुर। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 23,000 रन। ऐसा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने कोहली। 440 मैचों की 490 पारियों में बनाए 23,000 रन। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत के खाते में अब तक 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज पदक आए। पैरा ओलंपिक में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास एल यतिराज की शानदार शुरुआत। पहले मैच में 2-0 से जीतकर क्वालिफायर में पहुंचे। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान फिर हुआ एक्सपोज। सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद पाकिस्तान में रखी गई शोक सभा। शोक सभा में पहली कतार में दिखा आतंकी सैयद सलाउद्दीन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सामने आया लव जिहाद का मामला। पीड़ित ने लगाया आरोप, लव मैरिज के बाद पति ने खिलाया गौमांस। महिला का बयान पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
सुखबीर बादल का विरोध करने जा रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया भारी पथराव, कई पुलिसकर्मी हुए जख्मी। एसपी डीएसपी हेडक्वार्टर को भी लगी चोट। दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने जो बहस की और साक्ष्य पेश किए, उससे पुलिस के दावों में कई विरोधाभास हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर मुंबई के कूपर अस्पताल में ही रखा गया और आज सुबह 11 बजे ओशीवारा वाले उनके घर में उनके परिवार को उनका पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। फिर सिद्धार्थ के परिवार शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए जो है रखा जाएगा। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए वहीं पर रखा जाएगा और इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मामले में आज मुंबई पुलिस आधिकारिक बयान भी जारी कर सकती है। इससे पहले सिर्फ 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया और उनके निधन के बाद से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके दोस्त, उनके साथी एक्टर लगातार उनके घर पर पहुंच रहे हैं और सिद्धार्थ की करीबी दोस्त बहुत बताया जा रहा है कि वो अभी परेशानी में है, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। वहीं परिवार को सांत्वना देने के लिए लगातार सिद्धार्थ के दोस्त पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं लगातार। सिद्धार्थ अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर बहुत सजग रहते थे, लेकिन अचानक खबर आई कि हार्ट अटैक से उन्हें हमसे छीन लिया गया है। ये बॉलीवुड के लिए, उनके फैंस के लिए, पूरे देश के लिए किसी शॉक देने वाली खबर से कम नहीं थी। सवाल यह है कि आखिर सिद्धार्थ के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो यूं चले गए। विडंबना देखिए कि अपने आखिरी इंस्टा पोस्ट में दिल के जिस कोने से सिद्धार्थ शुक्ला ने कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू कहा, वो दिल ही कुछ घंटे बाद उन्हें धोखा दे गया। I think life's fun when it's when you have ups and downs. सिद्धार्थ अब नहीं है। उनकी तस्वीरें, बातें, इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। मेरी तरह आपने भी बहुत से हीरोज और सुपर हीरोज की स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग है मेरे फेवरेट सुपर गॉड यानी कि हनुमान जी की स्टोरी। मैंने बचपन से उनके स्ट्रेंथ, फिजिक और पावर के बारे में सुना है, लेकिन मेरी बॉडी बिल्डिंग के डेज से मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हनुमान जी ही रहे हैं। पर रिसेंटली मैंने एक शो देखा, द लेजेंड्स ऑफ हनुमान, और मुझे हनुमान जी की लाइफ के बारे में कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले, जैसे कि जामवंत जी ने उन्हें उनकी पास के बारे में रियलाइज कराया, उनका मेंटोर किया, और कैसे हनुमान जी एक योद्धा से भगवान बने। एंड यू नो व्हाट, इन द शो हनुमान जी इज लुकिंग सो कूल। सिद्धार्थ के फैंस के मन में एक ही सवाल है, आखिर फिटनेस को लेकर बेहद जागरूक सिद्धार्थ को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? और अगर हार्ट अटैक से सिद्धार्थ का निधन नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या था? हर कोई लाइफ को एस करना चाहता है, हर कोई, मैं भी, आप भी। पर लाइफ को एस करने के लिए कड़ी मेहनत तो चाहिए, और मेरी तो एक खास स्ट्रैटेजी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सिद्धार्थ शुक्ला का जाना इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका था, और यही वजह है कि एक के बाद एक कई सेलिब्रिटीज ने दुख जाहिर किया। I don't believe a 40-year-old guy who's into gymming, fitness, diet and everything is gone with a heart attack. बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था बिग बॉस के बाद। बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था, उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है। आइए
पोस्टमार्टम किया गया 3:30 बजे के करीबन और उनके परिवार से उनकी बहन और बहनोई दोनों ही यहाँ मौजूद थे कुछ करीबी दोस्तों के साथ, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई और परिवार की मंजूरी उनकी रिक्वेस्ट के बाद हॉस्पिटल के अंदर ही सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा पूरी रात भर। लेकिन सिद्धार्थ की मौत के बाद अब कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सुपर फिट सिद्धार्थ की जान क्या तनाव की वजह से गई? क्या रिश्तों की उलझन या कामयाबी कायम रखने के दबाव जैसी वजहों का कोई सिरा सिद्धार्थ की मौत से जुड़ता है? आखिर हुआ क्या? उम्मीद है कि सिद्धार्थ की मौत की असल वजह जल्द सामने आएगी, लेकिन जब तक वजह सामने नहीं आती उनके फैंस परेशान रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वाकई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं राज्यों की खबरें। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद के बीच आज कैप्टन सरकार ने 1 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। इस सत्र के दौरान सभी विधायकों को हर हाल में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर पंजाब कांग्रेस विधायक दल के चीफ ने बाकायदा एक व्हिप जारी किया है। जानकारी के मुताबिक गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर यह विधानसभा सत्र बुलाया गया है। इसे लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 1 दिन के विधानसभा सत्र से पंजाब के लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी तरफ सीएम कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसे लेकर हरीश रावत ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद अभी भी चल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार ने अच्छा काम किया है। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात न तो प्रियंका गांधी से हुई और न ही राहुल गांधी से। ऐसे में सिद्धू वापस पंजाब पहुंच गए हैं और इन सारे हालातों के बाद हाल के दिनों में पंजाब कांग्रेस का विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक आज से शुरू हो रही है। आरएसएस की यह बैठक नागपुर के हेडगेवर स्मृति भवन में होगी। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में संघ की भूमिका और कोरोना की तीसरी लहर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव समेत 5 राज्यों में बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने पर भी विचार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ 36 सहयोगी संगठनों के मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही दत्तात्रेय होसबोले, पूर्व सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में संघ के केंद्रीय पदाधिकारी बाकी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। साथ ही रिपोर्ट कार्ड को भी लेकर चर्चा की जाएगी। वैसे तो यह बैठक हर साल सितंबर में होती है, लेकिन कोरोना की परिस्थिति में पिछली बार छोटी बैठक हुई थी, इसलिए इस बार की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने अपने पति पर जबरदस्ती गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक लव मैरिज करने के बाद आरोपी पति अपनी पत्नी पर धर्म बदलने का दबाव डालने लगा था और इसके लिए उसे कई तरह की यातनाएं देता था। इसी दौरान उसे जबरदस्ती गौमांस भी खिलाया गया। अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गई है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति के साथ साथ उसके पिता और भाई के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस इस मामले की विस्तार से जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट मामले में राज्य की योगी सरकार ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 4 लोगों को रखा गया है। नई एसआईटी से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। एसआईटी टीम सुपरटेक बिल्डिंग के मामले में शामिल बिल्डर और अफसरों की भूमिका भी तय करेगी। बताया गया है कि जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद कई अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। इस मामले में सीएम योगी काफी सख्त दिख रहे हैं। उन्होंने साल 2004 से लेकर 2017 तक इस मामले से जुड़े प्राधिकरण के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक को 2 महीने के भीतर सभी संबंधित फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के हिसाब से पैसे वापस करने का निर्देश दिया है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2014 को फैसला सुनाते हुए नोएडा में सुपरटेक के बने 2 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया था। सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार मदरसों और मस्जिदों के लिए खास कानून लेकर आई है। क्या है इस मैसेज की सच्चाई, जानिए हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट में। मुसलमानों को खुश करने के लिए राजस्थान सरकार ने मस्जिदों और मदरसों को लेकर नया कानून बनाया है। सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मस्जिद और मदरसों के स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर 3 साल की सजा हो सकती है। मस्जिद मदरसों का नुकसान करने पर जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके लिए आईपीसी की धारा 427 और 2/3 लोक संपत्ति अधिनियम 1985 का हवाला दिया जा रहा है। इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टाइम्स नाउ भारत की फैक्ट चेक टीम ने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता ने इस टास्क को पूरा करने के लिए राजस्थान के सरकारी अधिकारी से बात की। सीएम गहलोत के ओएसडी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न ही सरकार की ऐसा करने की कोई मंशा है। राजस्थान पुलिस ने भी इस दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज वायरल कर कुछ लोग सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लिहाजा आपको सावधान रहने की जरूरत है। टाइम्स नाउ भारत की भी यह कोशिश रहती है कि वो वायरल खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाए ताकि आप सतर्क और सावधान रहें। और अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबर। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर गूगल ने बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया है। अब इंडियन यूजर्स गूगल सर्च और गूगल मैप से कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे। गूगल ने कहा इस हफ्ते से वो हर केंद्र पर अपॉइंटमेंट स्लॉट की जानकारी देना शुरू कर देगा। गूगल यूजर्स को 8 भारतीय भाषाओं में सर्च की सुविधा होगी। गूगल सर्च और गूगल मैप पर कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी जानकारी जैसे कि वैक्सीन की उपलब्धता और कीमत बताई जाएगी। यूजर्स अपने सबसे पास के वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं और स्लॉट बुक कर सकते हैं। गूगल सर्च पर बस कोविड वैक्सीन नियर माई टाइप करना होगा। इसके बाद गूगल आपको उन अस्पतालों की लिस्ट दिखाएगा जिनके पास कोरोना वैक्सीन स्लॉट हैं। इसके बाद आप अपने पास के सेंटर को चुन सकते हैं। अंग्रेजी के अलावा यूजर्स के पास हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गुजराती और मराठी में सर्च की सुविधा होगी। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए एक जरूरी संदेश जारी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्री गिफ्ट के नाम पर होने वाले फ्रॉड को लेकर अपने ग्राहकों को आगाह किया है। बैंक ने ट्विटर के जरिए अपने ग्राहकों को इससे सावधान रहने को कहा है। बैंक ने अपने पोस्ट के माध्यम से कहा है कि जालसाज फ्री गिफ्ट के नाम पर कस्टमर को लिंक भेज उनकी पर्सनल डिटेल चोरी कर रहे हैं। SBI ने ट्वीट किया, क्या आपको भी इस तरह के लिंक अपने इनबॉक्स में मिलते हैं तो इन पर क्लिक करने से बचें। इन फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करने से आपकी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी चोरी हो सकती है। सतर्क रहें, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। तो आपके पास भी फ्री गिफ्ट का लिंक आता है तो सावधान हो जाएं। LIC के IPO को लेकर काम की खबर आई है। LIC IPO को लेकर केंद्र सरकार फुल एक्शन में आ गई है। सरकार ने IPO को लेकर लीगल एडवाइजर नियुक्त करने के लिए आवेदन मंगाए हैं। इसकी बोली सौंपने की आखिरी तारीख 16 सितंबर तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPO से 80,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जिसकी वैल्यू 10 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। LIC के IPO को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो वैल्यूएशन के बाद सरकार IPO पर आगे बढ़ेगी। सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया की टॉप 100 बीमा कंपनियों की फुल ब्रांड वैल्यू 6% गिरी। वहीं LIC की ब्रांड वैल्यू में 6.8% का इजाफा हुआ है।
उत्तर प्रदेश में धान खरीद के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। इसी बीच योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करने पर वन टाइम पासवर्ड आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ही आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो जल्द ही इसे करा लें, वरना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ही OTP भेजने के पीछे का मकसद धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। बीते बुधवार से ही किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे में जिन किसानों को MSP पर धान बेचना है, उन्हें आधार में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में धान की खरीदी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस साल 16 अगस्त से ही यूपी में धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, लेकिन जरूरी अपडेट के कारण इस काम में देरी हो गई। हालांकि अब रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। उज्जैन में अगले हफ्ते से लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती के गेट खोले जा रहे हैं। श्रद्धालु अगले हफ्ते से इसमें शामिल हो सकेंगे। कोरोना के कारण लंबे समय से इस पर रोक थी, लेकिन अभी भी सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही इसमें एंट्री मिल सकेगी। हालांकि नंदी हॉल में एंट्री पर रोक रहेगी। इसके साथ ही जल्द ही अब सभी VIP को मंदिर में एंट्री के लिए 100 रुपए दान राशि जमा करानी होगी। कोरोना के कारण इस साल 5 महीने और 15 दिन से भस्म आरती में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद थी, जो अब अगले हफ्ते खुल जाएगी। कोरोना फैलते ही 17 मार्च 2020 से महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा सोमवार से निकलने वाली महाकाल की शाही सवारी इस बार भी परिवर्तित मार्ग से ही निकाली जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण आम जनता के इसमें शामिल होने पर रोक रहेगी। सवारी में पुलिस बैंड अपनी सेवा देगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज तालिबान कर सकता है नई सरकार का ऐलान, और जुम्मे की नमाज के बाद ये बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। आज तालिबान अपनी नई सरकार का ऐलान कर सकता है। तालिबान चीफ अखुंदजादा बन सकता है। अखुंदजादा सुप्रीम लीडर तालिबान का बन सकता है। ऐसी खबरें हैं। कैबिनेट का गठन लगभग तय हो चुका है और हो सकता है कि नामों का ऐलान भी हो जाए, या हो सकता है कि नामों का ऐलान कुछ वक्त के बाद हो, तो सरकार का गठन किया जा सकता है। अमेरिका के जाने के बाद सरकार गठन की अटकलें लगातार थीं। बैठकें तालिबान लगातार कर रहा था। कंधार में बैठकें हुए, अलग अलग जगहों पर बैठकें हुई, और इसके साथ साथ जो तालिबानी आतंकी हैं उन्होंने कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ बात की। विशेष तौर पर पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, तो उनके साथ लगातार वो कांटेक्ट में है। जुमे की नमाज के बाद ये ऐलान हो सकता है। तो दोपहर के बाद नई सरकार का ऐलान संभव है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि तालिबान ऐलान कर सकता है और अखुंदजादा को सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर घोषित किया जा सकता है। यह अफगानिस्तान से बड़ी खबर। कैबिनेट का गठन ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग तय हो चुका है। वो नाम फाइनल हो चुके हैं। इस बीच में हेलीकॉप्टर से एक शख्स को बांधे जाने की तस्वीरें भी सामने आई है, वो हमने आपको भी दिखाई। दरअसल चीन की मदद से अब तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान को चलाया जाए। चीन की मदद से अफगानिस्तान को तालिबान चलाएगा, और तालिबान ने चीन को सबसे अहम सहयोगी बताया। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तालिबान किसकी बात कर रहा है, किसकी वकालत कर रहा है, किसको अहम सहयोगी बता रहा है? चीन को। चीन भारत के लिए चिंता, और अब तालिबान का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है चीन। और इस बीच में आपको बता दें कि मुल्ला बरादर ने चीन का दौरा भी किया था। चीनी विदेश मंत्री के साथ मुल्ला बरादर ने मुलाकात की थी। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरे का पूरा का जो मैटर है उसको समझाते हैं। आखिर ये दोस्ती क्या कहलाती है, आखिर ये जो है दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो चीन और तालिबान भाई भाई, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल अफगानिस्तान में 3 ट्रिलियन की खनिज संपदा है, इसीलिए चीन को पता है कि अफगानिस्तान से उसको बहुत कुछ मिल सकता है। तालिबान के साथ हाथ मिलाने से उसको बहुत कुछ मिल सकता है। तांबे की खदानों पर चीन की नजर है।
चीन की नजर इसी पर होती है कि कहां से मुनाफा कमाया जाए। अफगानिस्तान में दुनिया भर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसमें भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वहां पर चल रहे हैं। चीन की उस पर भी नजर है और चीन पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त और उइगर मुस्लिमों को दबाने की तालिबान में जो है तालिबान की मदद। उइगर मुस्लिमों की हालत क्या है चीन में, आप जानते हैं कि उनके साथ किस तरह का सलूक होता है, लेकिन न पाकिस्तान उस पर कुछ बोलता है न दूसरे मुस्लिम कंट्रीज उस पर बोलते हैं, तो उनको दबाने के लिए तालिबान उसमें भी मदद कर सकता है। सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा अफगानिस्तान, जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है और पीओके से भी जो है वो वन बेल्ट वन रोड गुजर रही है, वो यानी कि जो पुराना एक सिल्क रूट है, जो पुराना रूट है, उसका अहम हिस्सा है अफगानिस्तान। चीन इस लिहाज से भी ये चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में चीन को बहुत आसानी होगी और यही वजह है कि ये संवाद चीन और तालिबान का और ज़्यादा बढ़ गया और तालिबान भी कह रहा है कि चीन तो हमारा बहुत अहम सहयोगी है। इस बीच में तालिबानी राज को लेकर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं वो आपको सुनाते हैं। वी थिंक द वास्ट मेजॉरिटी इंडियंस जो निकलना चाहते थे निकल गए हैं वहाँ से। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी है नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता रहता है। कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ अब हो सकता है और निकल गए हों। हमारी जो अफगानिस्तान स्पेशल सेल है उनसे कांटेक्ट में है, पर लेट मी एम्फसाइज वास्ट मेजॉरिटी निकल गए हैं। बहुत कम लोग बाकी होंगे इंडियंस हैं कुछ पक्का, क्योंकि हम वी आर इन टच विद देम। एंड जैसे मैंने कहा, निकालने की बात पूछे तो क्या कर सकते हैं जब तक हमारे काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन ना हो, हमें अभी और वेट करना पड़ेगा जब तक काबुल ऑपरेशन हो जाए, फिर हम देखते हैं किस तरह से वो निकल आ पाते हैं। हमें आपको बता दिया, इसमें उससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं कुछ शेयर करने के लिए। हम चाहेंगे ऑफ कोर्स कि अफगानिस्तान में उनकी शांति रहे, पीस आए, वहाँ पे जान और माल का सुरक्षित रहे, ये तो हम हमेशा से चाहते हैं। पर वो दूसरे देश में है और वहाँ पे अभी काफ़ी बदलाव चल रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन न्यूज़ उदय में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक है, उस पार देखिए हेलो नव भारत।